कहते हैं कि मोदी सरकार दबाव में काम नहीं करता, कौन कहता है? मोदी सरकार ऐसा दबाव में आया कब था? आज तक मोदी सरकार के ऊपर दबाव उन लोगों का था जो उनके वोटर नहीं है, और मोदी सरकार पता था, लेकिन ये ऐसी इस बार स्थिति आई है ना कि उनका दबाव उनके ऊपर ओर से आ रहा है जो मोदी सरकार के पक्के वोटर है, और 90% तो कभी मोदी को वोट ही नहीं दिए हो। और ये मोदी सरकार जानती है, भले ऊपर से कुछ भी करे, अंदर से सरकार अच्छे जानती है। दिल्ली वाले घटना किसी के भी बच्चों के साथ हो सकती है, और ऐसी घटना ऐसा नहीं कि पहली बार। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों हम लोग का देश का संविधान लागू हुए लगभग 76 साल हो गया, और 76 सालों में देश का संविधान लागू होते समय देश में एक बीमारी, देश का एक्चुअली माना जाए तो विकास का कैंसर, आरक्षण नामक बीमारी का भी उसी समय एंट्री हो गया था। और ये बीमारी इतना घातक था कि शुरू में तो 10 साल के नाम पर आया था, लेकिन ये बढ़ते चल गया, राजनीतिक कारणों से इसे बढ़ाते चल गया। और उस वक्त में कई लोग विरोध करने की कोशिश किए, कई लोग को दर्द भी होता था, लेकिन कहा जाता है ना कि जब कोई चीज का सही समय, जब तक जिस बीमारी का इलाज करना है ना, तब तक इलाज नहीं होता। तो उतने सालों से आरक्षण नामक बीमारी, आरक्षण नामक दंश देश को डसे जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा समय आ गया है ना कि अब वो बीमारी का इलाज का सही समय आ गया है। और उस वक्त आज से पहले जो लोग जनरल वर्ग के हैं, जो स्वर्ण वर्ग के हैं, वो आरक्षण के खिलाफ ज्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त उनके पास ऐसा समय और माहौल नहीं था। लेकिन आज वो समय और माहौल और सिचुएशन आ चुका है। आज आपको बोलना पड़ेगा। अगर आज आप लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलोगे तो आपके बच्चे बाद में आपसे सवाल करेंगे कि ऐसा उचित माहौल में भी क्यों नहीं बोला था। आप उसको लेकर सफल हो पाते, असफल हो पाते अलग बात है, लेकिन एक योद्धा के रूप में आपको तो सामने आना पड़ेगा। और सबसे पहले बात बता रहा हूं कि अभी देखा जाता है कि कई स्वर्ण वर्ग बोलते बस है बैठ के, क्या करे यार, हम लोग का पोस्ट मिल नहीं पा रहा है, हम लोग का पोस्ट रिजर्व वर्ग खा जा रहा है, लेकिन करते कुछ नहीं है। और तो और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है ना कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस सोशल मीडिया सारा काम करेगा। आप केवल थोड़ा सा अफोर्ट लगाइए, ना आपको बाहर जाकर धरना देना है, ना आपको समय बर्बाद करना है, केवल अपने कीमती समय निकाल कर केवल 2 मिनट बस काम कर दीजिए। ये ऐसा अच्छा माहौल है, अच्छा समय कि आरक्षण खत्म होगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों के सामने कुछ साल बाद जब आपको बच्चे पूछेंगे कि ऐसे अच्छे माहौल में आपने अपना योगदान क्यों नहीं दिया, तो आप शर्मिंदा होंगे, आपके बच्चे हमेशा कोसेंगे। और दोस्तों अब आप कहेंगे वो काम क्या है? दोस्तों मैं वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग को करना क्या है, और वीडियो में आज आप लोग को अच्छे समझाऊंगा कि कैसे वो उचित समय आ गया है कि आरक्षण अब खत्म हो सकता है। थोड़ा सा बस एफर्ट लगाया जाए, और सही माहौल कैसे, और पहले ये माहौल कैसे नहीं था। अब कुछ लोग को ऐसा लगता हो कि आरक्षण वगैरह क्या होता है, हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, और भेदभाव क्या होता है, कोई दुरुपयोग वगैरह नहीं होता है। उनके लिए मैं बहुत ही ज्वलंत चीज आज मैं लेकर आया हूं। मैं आज आप लोग को दिल्ली का श्री राम जो कॉलेज है उसकी घटना बताता हूं। उसमें एक लड़की को एक आरक्षित वर्ग ने, एक अनरिजर्व क्लास की, जनरल क्लास की लड़की को एक आरक्षित वर्ग ने सीधे उसके पीछे पड़ा था, और जब वो लड़की मान नहीं रही थी तो सीधे उसको धमकी दिया कि अगर तुम मेरे को हाँ नहीं कहोगी, अगर तुम मेरा प्रपोजल को नहीं स्वीकार करोगी ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर ST/SC एक्ट लगा दूंगा। अब वो लड़की नहीं मानी तो ये जनाब चल गए और लग गया। अब ST/SC एक्ट लग गया ना, तो अब उसके बाद में वो लड़की अब जनरल कैटेगरी का है। आप तो जानते ही हैं कि इस देश में जनरल वाले को 100 गालियां, जनरल वाले स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज को 100 गालियां दिया जाता है, लेकिन वो समाज के लिए कोई कोर्ट नहीं है, और थाना में जाए भी ना तो रिपोर्ट लिख के खाना पूर्ति हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर ST/SC वर्ग को एक थोड़ा सा भी गलती से भी कुछ बात अगर मिल जाए ना, तो पूरे देश में आग लग जाता है। मैं ST/SC वर्ग को इस आधार पर गलत बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि जब ST/SC को अगर कोई गलत बोलता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, तो फिर स्वर्ण समाज को गलत बोलने पर केस दर्ज क्यों नहीं होता? खैर वो बात की बात है, उसमें बाद में जाऊंगा। तो उस लड़की के ऊपर ये धमकी दिया गया और केस भी दर्ज करा दिया गया। अब वो लड़की का लाइफ बर्बाद, SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो अब वो लड़की के माँ बाप वो लड़के के घर गए, हाथ पैर जोड़े, तो लड़का भी बहुत कमाऊ निकला, सीधे ऑफर दिया कि 50,000 दो तो वापस लूंगा। वो 50,000 लिया और वापस केस हुआ। ऐसे समय में कोई 1 लाख भी दे सकता है।
अब आप लोग कहेंगे कि यार इस बात का प्रूफ क्या है यार, कुछ भी थोड़ी बोल दोगे, तो थोड़ा प्रूफ देख लीजिए। कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये चीज हुआ, और ये वकील साहब बोल रहे हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस टाइप की घटना है। लेकिन अब आप कहेंगे एक आध दो हो जाता है, तो आपको और घटना बता रहा हूं, क्योंकि ये तो बस हमारे सामने आ रहा हो भी ऐसा माहौल बन के। अब मैं आपको एक विष्णु तिवारी नाम के एक युवक की बात बताता हूं, उसके ऊपर, और वो युवक था क्यों बोल रहा हूं बता रहा हूं, उसके ऊपर 2000 में ST एक्ट लग गया था, और वो केवल उसकी चुटाई के कारण। और उसके साथ भी वही हुआ, और 2001 में उसे आजीवन कारावास का उन्हें सजा सुना दिया गया। और उस वक्त उनकी उम्र महज 20 से 21 साल थी, मतलब युवा थे। लेकिन अब उनको पिछले साल कोर्ट ने माना कि नहीं भैया वो रेप केस के दोषी नहीं है, तो 21 साल सजा भुगत के वो बाहर आए। तो उनके ऊपर भी SC एक्ट लगा था। तो सोचिए, पहले से लग रहा है, आगे भी लगते जा रहा है। लेकिन उस वक्त तो एक बात था कि ऐसा माहौल नहीं था कि रिजर्वेशन को खत्म हो सकता है। और खास करके तब जब कोई राजनीतिक पार्टी का आपको मुखिया होने की जरूरत नहीं है, ना आपको राजनीतिक दल में शामिल होना है, ना आपको सड़कों पर उतर कर धरना देना है, ना आपको लाठियां खानी है। आपको बस छोटा सा काम करना है, बस रिजर्वेशन का काम खत्म है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है, और यह भी समझा रहा हूं कि ऐसा क्या नया चीज हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे रिजर्वेशन खत्म हो सके। सबसे पहली बात कि आज के पहले, अभी के समय के पहले देश में ऐसी सरकार नहीं बनी थी ना जिसको चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव जीतने के लिए ST SC या OBC या पिछड़े वर्ग की कोर वोटरों की जरूरत पड़े। इनका कोर वोटर क्या है? इनका कोर वोटर है स्वर्ण समाज। और स्वर्ण समाज इनका इतना बड़ा कोर वोटर है ना कि अगर स्वर्ण समाज इधर से उधर गायब हुआ मतलब ये चुनाव जीत ही नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए पिछड़े वर्ग का वोट एकदम ना के बराबर आता है, और जो विरोध में आता है उनका काउंटर पूरा स्वर्ण समाज करता है। और उसके साथ ही साथ बता दूं, रिजर्वेशन के विरोध में केवल ये स्वर्ण समाज मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, OBC और ST SC के बहुत सारे ऐसे समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति भी है जो इनके साथ खड़े हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और यह बात मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं ऐसा इकलौता या बहुत कम वैसे लोगों में पिछड़े वर्ग से हूं, OBC से हूं, जिनको आरक्षण से मतलब जिनको मतलब अन्यायपूर्ण व्यवस्था लगता है, न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं लगता। और मैं बहुत कम ऐसे लोगों में आता हूं ना कि जो आरक्षण का विरोधी हूं पिछड़े वर्ग से होकर भी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आप मैदान में आओगे तो आपको पता चलेगा आपके जैसे बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं। मेरा ये भ्रम और घमंड दोनों दूर हो गया कि मैं पिछड़े वर्ग से बहुत कम ऐसे लोग के बीच में आता हूं जो पिछड़े वर्ग से आकर भी आरक्षण का विरोध करता हूं। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए जिसमें बोला गया कि मैं OBC समाज से हूं लेकिन मैं आरक्षण का विरोधी हूं। तो ऐसे पिछड़े वर्ग और ऐसे ST SC के लोग भी सरकार के साथ खड़े हैं। तो अब ये पिछड़े वर्ग और ST SC का तो वोट छोड़ दो, अगर यहां पर स्वर्ण समाज अब बीजेपी पर प्रेशर क्यों डालेगा? सवाल है ना, 10 साल हो गया। ध्यान दीजिएगा एक बात, 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी जो पूरी तरीके स्वर्ण पर आश्रित थी, लेकिन आज तक तो दबाव नहीं डाला। अब सवाल ये उठता है कि दबाव क्यों डाले? तो देखिए ध्यान से, अब भी हर चीज का एक माहौल होता है जो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देता है। अभी एक दो ऐसी घटना घटी, ध्यान से सुनिएगा, ये घटना में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा चीज है कि अब बीजेपी के सामने बहुत ऐसी स्थिति आ गई कि उसे या तो रिजर्वेशन खत्म करना पड़ेगा, तो रिजर्वेशन को लेकर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और आम जनता क्या ऐसा करे ना कि रिजर्वेशन नामक बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंके। अब देखिए, 10 सालों से ना बीजेपी बहुत सारी चीजें कर रही थी और
सभी के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ लेकर चल रही थी, विकास भला सबका कर रही थी, लेकिन वोटर केवल स्वर्ण समाज था और रिजर्वेशन के नाम पर बाकी लोग ले भी रहे थे मजे, और स्वर्ण समाज बस सिर्फ उपेक्षित था, बस जिए जा रहा था। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी का या कोई बुराई का जब अति हो जाता तो उसका घड़ा फटता है, पाप का घड़ा फटने टाइप का हो गया। अभी दो ऐसी घटना देश में घट गई ना। सबसे पहली घटना कि -40% लाकर एक स्टूडेंट नीट में क्वालिफाई हो गया। -40 को समझते हैं ना, मतलब मैं नीट के बारे में, मेडिकल लाइन के बारे में कुछ नहीं जानता, जो जानता हूं वह जनरल चीज जानता हूं, स्पेशलिस्ट कुछ नहीं जानता। मैं अगर एग्जाम में बैठूं तो मैं बहुत विवेक से काम लेता हूं। मेरे को जो क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्क्स हो तो एग्जाम में भले 0 ला लूंगा, लेकिन कुछ गलत करने की गलती नहीं करूंगा। तो मैं अगर वो एग्जाम में बैठता कुछ नहीं भी लाता तो मेरा 0 होता, और 0 हर मैथमेटिक्स जानने वाला जानता है कि 0 -40 से बहुत बड़ा होता है, 40 ज्यादा होता है। तो मुझ जैसे लोग का भी तुरंत सिलेक्शन हो जाता। अब मेरा सिलेक्शन हो गया नीट का मतलब हर चीज का एक्सपर्ट, हार्ट एक्सपर्ट, किडनी एक्सपर्ट, लीवर एक्सपर्ट, हर चीज का एक्सपर्ट। अब मेरे सामने किसी को ऑपरेशन करने के लिए दे दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? तो वो तो मेरे से भी कम जानकार है, तभी तो -40 लेके आया। तो ये बात पूरे देश में एक बहस का मुद्दा चल गया है कि आप लोग रिजर्वेशन के कारण ऐसे ऐसे लोगों को डॉक्टर और एक्सपर्ट बना के हमारे बीच में डालोगे। और सबसे मजे की बात यह है ना, सबसे मजे की बात, मतलब मजे क्या बोलने के लिए मजा, सबसे बड़ा टेंशन की बात है ना कि ऐसा कब से होते आ रहा होगा कोई नहीं जानता। तो देश के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, और इस बात को लेकर पूरा का पूरा स्वर्ण समाज पूरा उग्र है। और कायदे से बोला जाए तो इस बात को लेकर पिछड़े वर्ग और ST SC को भी उग्र होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर जो बनेगा ना, वो पूरा वो ऑपरेशन करते वक्त ना ST SC देखेगा, ना OBC देखेगा, ना जनरल देगा, सबके लिए घातक और खतरनाक है। हालांकि ST SC और ये सब मतलब पिछड़े वर्ग इस बात से चुप हैं क्योंकि उनका आरक्षण जाने का डर है, लेकिन स्वर्ण समाज इसको लेकर आग बबूला है। और ये तब खतरनाक स्थिति हो जाता है जब स्वर्ण समाज का बहुमत है। अब यहां तक भी बर्दाश्त कर लिया, अब दूसरी घटना ऐसा हुआ ना जो स्वर्ण समाज का गुस्सा एकदम उबाल मार दिया। अभी UGC कानून लेकर आया सरकार, क्या किया, UGC कानून लेकर आया। अब UGC कानून जब लेकर आया ना, तो UGC कानून में ऐसी व्यवस्था की गई ना कि सबके लिए ST SC, महिला, OBC, दिव्यांगजनों को तो आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें तो कोई वो बात नहीं है, उनकी अलग की स्थिति है। तो इन सब लोग के लिए ना स्पेशल एक कमिटी बनाने की बात की गई जो इनकी समस्या को सुन सके, जान सके। लेकिन इसमें स्वर्णों को छोड़ दिया गया। अब यही से स्वर्ण समाज गुस्से में आ गया कि सबके मान सम्मान की रक्षा के लिए कमेटी बनी है, लेकिन हम स्वर्ण समाजों के लिए कोई कमेटी नहीं है। अब ये क्या किया कि अब ये अपनी चुनी हुई सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब शुरू में तो केंद्र सरकार को लगा कि बात साधारण है, वो चुप्पी साध लेगा, निकल जाएगा, लेकिन अब स्वर्ण समाज को यह बात पता चल चुका है कि केंद्र सरकार की पूरी 1-2 कुर्सी का पाया नहीं, चारों का चारों कुर्सी का पाया हम लोग ऊपर निर्भर है। अब स्वर्ण समाज क्या कर रहा है ना कि अब UGC कानून वापस लेने तक शुरू में विरोध हो रहा था, अब सीधे आरक्षण को लेकर ही स्वर्ण समाज पूरा अटैक कर रहा है। अब स्वर्ण समाज जब अटैक कर रहा है तो अब स्वर्ण समाज का अटैक को ऐसा मतलब है केंद्र सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है ना कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम शांत है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा खोला गया कोई भी मुंह उसके सरकार के लिए बड़ा घातक होगा, उनके राजनीतिक करियर के लिए घातक होगा। और इसलिए बीजेपी के 2 प्रकांड पंडित, एक पंडित और एक फायर ब्रांड जो कभी फेल नहीं होते, एक प्रकांड पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी आए समझाने कि UGC कैसे स्वर्णों के लिए अच्छा है। जनता एक न सुनी, उल्टे पांव भग गए, आज तक कभी नहीं हुआ था। और सुधांशु त्रिवेदी को मोदी सपोर्टर स्वर्ण समाज सुनने के लिए तरसता था, जो उनको भगा दी सीधे। उसके बाद निशिकांत दुबे जो फायर ब्रांड कहे जाते बीजेपी के, वो सामने आए पक्ष में कि सब मतलब पूरे संविधान की धाराएं बताए, संविधान की धारा 14, 15 ये सब बताए, सबके तहत किया गया। लेकिन वो ये बात नहीं समझा पाए कि समानता का अधिकार ठीक है, लेकिन ये कैसी समानता है कि ST SC OBC, महिला, दिव्यांग जन के लिए कमेटी बनेगी, लेकिन इसमें स्वर्ण समाज को बाहर रखा जाएगा।
तो इस समानता कैसा है ये समझा नहीं पाए और उनका दिए गए तर्क लोगों के गले से अब नहीं उतर रहा है। अब यहां पर मैटर ये है कि जो बीजेपी की सरकार है ना, जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए थे तो उस वक्त क्या था कि आते वक्त उनका प्रमुख हथियार उनका सोशल मीडिया था। और बीजेपी ये बात हमेशा जानती कि मेरी जीत का एक ही राज है सोशल मीडिया, और इसीलिए बीजेपी का जीत के लिए आईटी सेल एकदम एक्टिवेट रखती है और हर टाइप का सोशल मीडिया पोस्ट, इवन एज बहुत प्रबल संभावना की जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये पोस्ट भी बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा स्टडी किया जाता है। और बीजेपी अपना हर नियम इसी के अकॉर्डिंग दिखाती है और बीजेपी भी शांत है, लेकिन ऐसी शांति के अंदर में बहुत हलचल है। वो मामला थमने का वेट कर रहे हैं लेकिन मामला थम नहीं पा रहा है और बीजेपी की आईटी सेल इस बात की गहन निगरानी में लगी है। अब स्वर्ण समाज सीधे बीजेपी को धमकी दे रहा है कि अगर आप हम लोग को अगर यूजीसी हटाओगे नहीं और आरक्षण के लेकर कोई निर्णायक मत नहीं दोगे, मतलब निर्णायक मत का मतलब या तो आरक्षण खत्म करो जो कि 2029 में प्रावधान से खत्म किया जा सकता है, और नहीं तो आप ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% से बढ़ाकर 25 से 30% करो, क्योंकि हमारी जनसंख्या वैसी है। अब इन दोनों में से कोई एक नहीं करोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और ये बात वो जो बीजेपी की आईटी सेल, केंद्र सरकार की जो आईटी सेल जो बैठी है वो ये देख रही है कि ये कुछ लोगों का मत है या जनता का मत है। अगर जनता का मत हुआ तो वो कुछ और डिसीजन लेगी, क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ण समाज के लोग ही मत देते हैं। तो अगर आप लोग इस टाइप के वीडियो में आप लोग अपना राय को रखोगे, जितना रख सकते हो रखो, ये सब राय एक राय बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा पढ़ा जा रहा है। याद रखिए, एक राय पढ़ा जा रहा है, तो आप अपना कीमती समय से निकाल के इस टाइप के जितने भी ऑफिशियल साइट आते हैं उसमें आप अपना राय रखो और अच्छे तरीके से रखो। और ये राय जब केंद्र सरकार द्वारा पढ़ा जाएगा तो उसको सोचने पर मजबूर करेगा और बहुत ज्यादा बाध्य करेगा, और कुछ करे चाहे न करे अब कम से कम ऐसा भेदभावपूर्ण नीति नहीं लेगा। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यहीं तक होती तो ठीक है। अब जो स्वर्ण समाज है ना, अपने में से एक पार्टी का गठन करने के चक्कर में है, वो अपनी एक पार्टी बना रहा है और वो पार्टी में निश्चित तौर पर 2029 नहीं तो 27 में भी कर सकता है, 29 में तो श्योर है। अगर बीजेपी आरक्षण को लेकर अब कुछ नहीं करता, क्योंकि अब यूजीसी तक भी बात नहीं रहा, अगर बीजेपी आरक्षण को लेकर कोई निर्णायक डिसीजन नहीं लेता ना, तो ये पार्टी 2029 में स्वर्ण समाज अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी बीजेपी के खिलाफ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये स्वर्ण समाज सोशल मीडिया के माध्यम से 2 से 3 साल में प्रचार कर लेगी। उसके बाद अगर खड़ी हुई ना, तो मैं इतना आशावादी तो नहीं कि स्वर्ण समाज जीत के सरकार बना लेगी, लेकिन ये बीजेपी को भी नहीं जीतने देगी, ये भी सत्य है। और बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए बीजेपी इन स्वर्ण समाजों के सामने झुकेगी। अब आज के पहले भारत के इतिहास में, पूरे भारत के आजादी के बाद के इतिहास में आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी ना कि मौजूदा सरकार को आरक्षण को लेकर इतना ज्यादा दबाव में देखा गया है। कुछ न कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा प्रेशराइजेशन में है और बहुत ज्यादा चांस है ना कि अब स्वर्ण समाज के फेवर में ही डिसाइडेशन होगा। और स्वर्ण समाज के फेवर में डिसाइडेशन का मतलब आप जानते हैं, लेकिन ये हो तब कब पाएगा? अभी तो सरकार दबाव में है, आप लोग को दबाव डालना है। कहते हैं कि मोदी सरकार दबाव में काम नहीं करता, कौन कहता है? मोदी सरकार ऐसा दबाव में आया कब था? आज तक मोदी सरकार के ऊपर दबाव उन लोगों का था जो उनके वोटर नहीं है, वो मोदी सरकार पता था, लेकिन ये ऐसी इस बार स्थिति आई है ना कि उनका दबाव उनके ऊपर से आ रहा है जो मोदी सरकार के पक्के वोटर है, और ये मोदी सरकार जानती है। कितना भी बात कर ले मोदी सरकार, पिछड़ा वर्ग, सबका साथ, सब लोग का विकास, लेकिन वो ये बात जानता है कि स्वर्ण समाज के बिना कुछ नहीं कर सकते। और कुछ लोग ऐसा वीडियो में कमेंट करते हैं कि तुम 10% स्वर्ण समाज वाले क्या कर लोगे, हमारे पास 90% है। तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूं कि ये 10% वाले ही सरकार बना के रखे हैं, और आप जो बोल रहे हो ना, जो अपने आप को 90%, और 90% तो कभी मोदी को वोट ही नहीं दिए हो। और ये मोदी सरकार जानती है, भले ऊपर से कुछ भी करे, अंदर से सरकार अच्छे जानती है। तो इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी राय रखिए, और राय रखते हो तो अपना जगह बताइए
किस जगह से, बस एक मेन जगह बता दीजिए, अपने शहर का नाम, राज्य का नाम, ताकि उस शहर के अगल बगल के बाकी लोग हैं तो आपसे जुड़ सके, आप लोग से कांटेक्ट कर सके। और आप लोग को एक अलग अलग जगह में लोग को एकत्र करना है, खड़ा करना है। और याद रखना है, आप लोग को अगर पार्टी बनानी पड़ी तो 2, 4, 5, 10 पार्टी मत बनाइएगा, इकलौती पार्टी बनाइएगा और उसकी इकाई अलग अलग जगह रखिएगा। और वो पार्टी में कोशिश करिएगा कि केवल स्वर्ण जातियों तक सीमित मत रखिएगा, सीधे करिएगा कि जो जो आरक्षण नामक बीमारी के विरोध में है सभी लोग आ जाए। जो आरक्षण छोड़ने की बात करेगा, जो आरक्षण को बीमारी खत्म करने की बात करेगा, उसके साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा। इस नाम पर आप पार्टी बनाइए दोस्तों, और इस टाइप की बातें करिए। और सोशल मीडिया में घनघोर मतलब घनघोर पूरी तरीके से डिस्कशन करिए और अपनी हाजिरी लगाइए। इस बीजेपी के आईटी सेल तक पहुंच रहा है और ये आपका काम बहुत आसान करेगा, जिससे रिजर्वेशन नामक बीमारी को खत्म कर पाएंगे। और आज अगर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे ना, तो आपके बच्चे बाद में पूछेंगे कि ऐसे अच्छे माहौल में भी आप चर्चा क्यों नहीं किए। आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, आप शर्मिंदा रहेंगे, हमेशा पछताएंगे कि देश में हो क्या रहा है। दिल्ली वाले घटना किसी के भी बच्चों के साथ हो सकती है, और ऐसी घटना ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। कभी कोई लड़का कोई लड़की के ऊपर दबाव डालेगा तो कोई लड़की किसी लड़के को झूठे केस से फंसाएगी। एक घटनाएं चलते रहेगा, अब इस घटना का विराम मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर लगता है कि ऐसी घटनाओं को विराम मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं इसके लिए कह रहा हूं, कम से कम कमेंट तो करिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, तो ये माहौल बनेगा। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।